नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे पंजशीर की जंग की। दरअसल अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे तालिबान को पंजशीर में करारा झटका लगा है। पंजशीर में अहमद मसूद के लड़ाके तालिबान पर भारी पड़ रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि काबुल पर कब्जा करने के बाद पंजशीर की घाटी की तरफ बढ़ रहे 300 तालिबानियों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। टोलो न्यूज की माने तो स्थानीय विद्रोही बलों ने 3 जिलों को भी तालिबान के नियंत्रण से वापस ले लिया है। तालिबान ने फसीहुद्दीन हफीजुल्लाह के नेतृत्व में पंजशीर पर हमला करने के लिए सैकड़ों लड़ाकों को भेजा था। बानू के पूर्व पुलिस प्रमुख असदुल्ला ने कहा कि ऊपर वाले और मुजाहिदीन के समर्थन से हमने तालिबान के नियंत्रण से 3 जिलों को मुक्त करा लिया है। अब हम खिंजान जिले की ओर बढ़ रहे हैं। जल्द ही बलगान प्रांत से तालिबान का सफाया कर देंगे। वहीं बलगान में राजमार्ग के प्रभारी पूर्व पुलिस कमांडर गनी अंदाराबी का कहना है कि हमने तालिबान के कई लड़ाकों को बड़े पैमाने पर हताहत किया है। वर्तमान में बानू जिला हमारे नियंत्रण में है। खुद को कार्यवाहक का राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्ला साले ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि पड़ोसी अंद्राब घाटी के दुर्गम क्षेत्रों में तालिबानी लड़ाके मुश्किल में फंस गए हैं, जिसके कारण वे पंजशीर के प्रवेश द्वार के पास सैकड़ों लड़ाकों को जमा कर दिया है। हालांकि तालिबान ने खबर को गलत बताया है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने पंजशीर के 2 जिलों पर कब्जा कर लिया है। दरअसल तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद से ही पंजशीर घाटी के विद्रोही सतर्क हो गए हैं और खुद को और मजबूत कर रहे हैं। यहाँ अफगान नेशनल आर्मी के सैनिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस गुट का नेतृत्व नॉर्दर्न अलायंस के चीफ रहे पूर्व मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। उनके साथ पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर की सैन्य टुकड़ी भी है। अहमद मसूद का कहना है कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेगा और तालिबान के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। उनकी सेना तालिबान लड़ाकों से एक आखिरी सांस तक लड़ेगी। पंजशीर में ताजिक और हजारा समुदाय के लोगों की बड़ी आबादी है। यहाँ अफगान सेना के भी काफी लोग पहुंच चुके हैं। पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस के 1970 से और 80 के दशक में देश की ढाल का काम भी कर चुके थे और बताया भी जाता है कि यही नॉर्दर्न अलायंस एक बार फिर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्ला साले ने जंग जारी रहने का ऐलान किया। इसके बाद पंजशीर घाटी से अहमद मसूद ने भी ललकार लगाए। पंजशीर घाटी का अर्थ है 5 सिंहों की घाटी। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में 5 भाई बाढ़ के पानी को काबू करने में कामयाब रहे थे। उन्होंने गजनी के सुल्तान महमूद के लिए एक बांध बनाया था। इसी के बाद से इसे पंजशीर कहा जाने लगा। पंजशीर में घिरे तालिबान के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी है। तालिबान ने कहा है कि अगर बाइडेन सरकार ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को नहीं बुलाया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कल अफगानिस्तान के हालात पर G7 के हालात पर भी मंथन होगा। बताया भी जा रहा है कि इस पर भी अब आगे सोच विचार किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या पंजशीर में तालिबान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या बाजी पलट सकती है? क्या नॉर्दर्न अलायंस तालिबान का मुकाबला कर पाएगा? तालिबान की धमकी का अमेरिका पर कितना असर होगा, इस पर विश्लेषकों की राय जानेंगे। और चलिए आज इस पर विशेष तफसील से हम चर्चा करेंगे। विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दीपक वोरा जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि एक्स डिप्लोमेट है। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, इसे किस तरह से देखते हैं? और सवाल ऐसे में, क्या ये एक बहुत बड़ा और अहम हो जाता है कि पंजशीर में तालिबान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जहां पूरे कहीं ना कहीं पूरे देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब क्या ये जो स्थितियां सामने आई है उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है या फिर ये कहा जा सकता है कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? सबसे पहले मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया आपसे सीखने का और आपके जो दूसरे मेहमान है उनसे सीखने का। एंड बाय द वे यू आर ब्रिलियंट। जिस तरह से मिस दुबे आपने अभी विश्लेषण किया, इट्स क्वाइट अमेजिंग।
जो अफगानिस्तान में इस समय स्थिति है वो मिनट बाय मिनट बदल रही है। तो हो सकता है कि ब्रॉडकास्ट के जब खत्म होगा तब तक हम कुछ और बात करेंगे, क्योंकि स्थिति ऐसे बदल रही है। हम ये भी याद रखते हैं कि जब 1996 में तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था, 90-95% सिर्फ वो 5 शेरों की घाटी पंजशीर में अहमद शाह मसूद थे अपने ताजिक फाइटर्स के साथ। जो तालिबान है वो मेनली पश्तून है, और ताजिक और पश्तून के बीच में हमेशा ये झड़प रही है कि मैं भी पावर में आना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, एक्सेट्रा। तो ये जो अब पंजशीर वैली से जो हम देख रहे हैं कि रीग्रुपिंग नॉर्दर्न अलायंस की हो रही है, याद रखिए कि ये नॉर्दर्न अलायंस के लोग थे जो 2001 में काबुल में पहरे गए थे, अमेरिकन फोर्सेस नहीं गई। नॉर्दर्न अलायंस लोगों ने इनका स्वागत किया, लोगों ने जो मर्द थे उन्होंने अपनी दाढ़ियां काटनी शुरू कर दी, औरतों ने अपने बुर्के उठा के फेंक दिए, उन्हें आजादी मिली थी। जी। ये पहली चीज है। वो लोग याद रखते हैं अफगानिस्तान के लोग कि जब नॉर्दर्न अलायंस आई थी तो वी वर फ्री, हमको लोकतंत्र मिला था। जब तालिबान चली गई, मैं तो कई बार वहां गया हूँ, एक नया संविधान बना अफगानिस्तान में, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई, फ्री प्रेस और औरतों के लिए अधिकार। अमेरिका और उसके जो मित्र हैं शायद उन्होंने अफगानिस्तान पर ज्यादा खर्च किया है उसकी अपेक्षा जो उन्होंने यूरोप पे खर्च किया था दूसरी विश्व युद्ध के बाद। और काबुल में भले ही वहां पे भ्रष्टाचार बहुत है, आप देख सकती हैं हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग है, सड़कों पे नई नई गाड़ियां हैं, जो फॉरेन एड आ रही थी, नई नौकरियां, 1 करोड़ अफगान बच्चियां स्कूल गई हैं, तो पूरी तरह से बदल गया था। लेकिन आज फिर जो हम देख रहे हैं वो वहीं वापस आ गया है, एक प्रिमिटिव सिस्टम है। क्या हुआ, क्या गलती हुई, इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। ये मैं नहीं समझ सकता मैम कि जो जिस तरह से, अब मैं सोवियत संघ की अगर आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, जब 1989 में उनकी फोर्सेस सोवियत ट्रूप्स वापस जा रहे थे, अमू दरिया के ऊपर एक पुल है जिसे आप ऑक्सस रिवर कहते हैं, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, बड़ा ऑर्गेनाइज विड्रॉल था। और आखिरी व्यक्ति जो गया लेफ्टिनेंट जनरल ग्रोमोव, शायद उनका नाम था, बोरिस ग्रोमोव, वो जब पुल पे गए तो उनके बेटे दूसरी तरफ से आए, भूल गए उनका स्वागत किया। तो ये जो हम देख रहे हैं आज काबुल में, ये तो कहते हैं कि राउट है, इनको कोई आइडिया नहीं है कैसे जाना है। और दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो देश है दुनिया का, वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्या ये जानबूझ के किया जा रहा है? क्या ये उनके अब काबू के बाहर हो गया? मैं ये समझता हूँ, जो मेरा विचार है, जी। वो छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि अब अफगानिस्तान में फिर से गृह युद्ध छिड़ेगा, और जो पंजशीर वैली से जो ताजिक फोर्सेस आ रही हैं, अहमद शाह मसूद के साहिबजादे जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, वो जाकर काबुल पे फिर से काबू करेंगे, और फिर अमेरिका को उसमें दखल देने की जरूरत नहीं। चलिए दीपक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान है, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं और हमारे दर्शकों का भी परिचय करा देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय जी हमारे साथ है, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो फिलहाल हालात अफगानिस्तान में नजर आ रहे हैं, क्या नॉर्दर्न अलायंस तालिबान का मुकाबला कर पाएगा? एक तरफ हमने वो हालात देखे जब अशरफ गनी देश छोड़कर निकल गए, और अब जब नॉर्दर्न अलायंस की बात होती है तो वो तालिबान को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार बताया जाता है। तो क्या ऐसा संभव है क्या सर? मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मेरा ये अनुमान है कि इस समय जो पंजशीर वैली में तालिबान को इन लोगों ने मसूद की फोर्सेज ने रोक के रखा हुआ है जी, आने वाले समय में अगर हम पिछले इतिहास को, पुनरावृत्ति को देखते हैं अगर, तो ऐसा लगता है कि तालिबान को पंजशीर वैली को फिर से जीतने में बहुत मुश्किलात पेश आएंगे और ये लोग नहीं कर पाएंगे, उसको नहीं जीत पाएंगे। पर उसके साथ भी ये लगता है कि बहुत देर बाद इसके ऊपर जो है किसी न किसी प्रकार की पीस वार्ता के तहत जो है एक तरह से सुलह हो जाएगी, और हो सकता है कि मसूद फोर्सेस वहीं पे रह जाएं और बाकी अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा चलेगा। क्योंकि इस समय जो प्लेयर्स इसमें हैं जिनका कि इस रीजन में पीस के लिए दिलचस्पी है, उसमें सबसे बड़ा जो प्लेयर निकल के आया है वो चाइना है। अब चाइना के चलते ऐसा लगता है कि चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, ये सभी चाहेंगे कि जो भी डिफरेंसेस या जो भी इनमें लड़ाई चल रही है पंजशीर वैली के साथ तालिबान की, वो बहुत समय तक ना चले और किसी न किसी अरेंजमेंट के तहत एक पीस वार्ता के दौरान यहाँ पे फिलहाल इस तरह का पीस हो जाए कि इस इलाके में जो ये
मारामारी चली हुई है ये रुक जाए। आने वाले समय में ये क्या बदलाव होगा, क्या फिर दोबारा से हम ये देखेंगे कि नदर्न अलायंस की फोर्सेस तालिबान पे कब्जा करने की कोशिश करती हैं या नहीं करती हैं, मुझे ऐसा संभव होता नजर नहीं आ रहा है। पीस के बाद क्या होगा, हो सकता है वो पीस काफी समय तक चलता रहे, पंजशेर वैली को छोड़ करके बाकी अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा बना रहे। लेकिन मैं इसके ऊपर ज्यादा सोच विचार ये करना चाहूंगा कि इसका भारत पे और भारत की सिक्योरिटी पे जो है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में क्या असर होने वाला है। जी दीपक जी, मैं आपसे भी ऐसा समझना चाहूंगी, पंजशेर घाटी का सामरिक महत्व अगर मैं जानना चाहूं तो वो क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस पर आखिर जंग हो रही है, तो इस बारे में हमें इसका सामरिक महत्व के बारे में बताएं। अंदर घुसना पंजशेर घाटी की बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो दरवाजा है, अगर मैं वो शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो बहुत ही तंग है। लेकिन दूसरी बात यह है कि वे बाहर निकलना भी तंग है। अब वो बाहर निकल चुके हैं, जैसे अहमद शाह मसूद ने भी 2001 में वो बाहर निकले और आगे बढ़ते गए। तो उसका महत्व यही है कि ताजिक एरिया है और वहां से बहुत आसान है ताजिकिस्तान से लोगों के लिए वहां जाना। लेकिन अफगानिस्तान साइड पे थोड़ी कठिनाई है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जा रहे हैं। मैम, असली चीज जो मैं आपके और जो करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी जनरल साहब इंटेलिजेंस शक्ति जो है वो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल जियोस्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है। अभी जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये उसको भी कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे, एनालाइज करेंगे। दुनिया में जितने डिजिटल सिग्नेचर हैं वो लगते हैं, लेकिन फिर उनको कैसे ये नहीं पता लग पाया कि तालिबान फोर्सेज जो पाकिस्तान में थी हेवी वेपन्स के साथ वो स्पिन बोल्डर को क्रॉस करके अंदर जा रही है। ऑफ कोर्स उनको मालूम था, और इससे हमें ये लगता है कि वो चाहते थे कि अशरफ गनी की सरकार टूटे और तालिबान अंदर आए। क्यों? अमेरिका के 3 इस समय सबसे बड़े दुश्मन कौन है मैम? ईरान है, रशिया है और चाइना है, और तालिबान के भी यही 3 दुश्मन है मैम। इस समय चाइना जो भी कहे कि हमारी दोस्ती हो गई है, एक दूसरे को गले मिलते हैं, नहीं मैम। तालिबान 1 को याद है कि जब वो पंजशेर वैली से हट रहे थे, सबसे नजदीकी इलाका उनको पनाह लेने का था सिंजियांग प्रोविंस, वाखान कॉरिडोर के जरिए, बहुत करीब था। लेकिन चाइना ने कहा कभी मत आना यहाँ पर, हम मारेंगे आप। रूस के साथ तो आप जानते ही हैं सोवियत संघ से क्या उनका रिलेशनशिप है। ईरान जो है वो प्रिडोमिनेंटली शिया है, तालिबान सुन्नी है, ये भी एक एंगल। तो ये 3 दुश्मन जो हैं, ये अमेरिका के दुश्मन है और ये तालिबान के भी दुश्मन है। ये एक नया एंगल है जिसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अमेरिका ये चाहता है कि इंस्टेबिलिटी, कि वहां पर गृह युद्ध चलता रहे और चाइना, ईरान और रशिया तीनों घबराते रहें, उनको समझ नहीं सकते, स्टेबल नहीं हो पाएंगे कि ये चाहते क्या है? क्योंकि एज फार एज चाइना का जो संबंध है, सबसे पहले तो जो इस्लामिक ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है उसको सपोर्ट करेगा। जो 5 स्थान हैं जो फॉर्मर सोवियत संघ के हिस्से थे, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एक्सेट्रा, वहां पर भी ये जब तालिबान 1 था वहां पर भी इस्लामिक आतंकी मूवमेंट वहां पे शुरू हुए थे, वो फिर से हो सकते हैं। और ईरान का तो आप जानते हैं हमेशा जंग रहा है। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अशरफ गनी को बाहर निकाल दिया है। रामेश्वर जी, आप मुझे समझाइए कि दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने युद्ध की घोषणा कर दी है। सर, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब युद्ध होता है तो पैसों की जरूरत होती है, फंडिंग की जरूरत होती है। किस बिहाफ पे, किस आधार पर ये घोषणा की गई थी और क्या लगता है आपको फंडिंग कहां से मिलेगी? देखिए, सीधी साधी बात ये है कि ये पूरी जो डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, ये एक सोची समझी रणनीति के तौर पे आई है। अब तक जो 20 साल से अमेरिका यहाँ पे अपनी इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स को लेके जो लड़ाई लड़ रहा था, वो किसी भी हालत में ना ही तो सफल होती दिखाई दे रही थी, ना ही वो फेल होती दिखाई दे रही थी। तो एक तरह से स्टेलमेट की सिचुएशन बनी हुई। इस स्टेलमेट को बदलने के लिए अब यही एक तरीका बचा था कि अमेरिका यहाँ से निकले और फिर देखे कि कौन कौन से जो यहाँ पे प्लेयर्स हैं, जैसा कि मेरे सहयोगी कह रहे थे कि चीन है, रशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, तो ये सब लोग मिल करके अफगानिस्तान में किस प्रकार के इस सिचुएशन को अब स्टेबल करते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी जैसा कि कहा है कि किसी न किसी प्रकार के पीस एग्रीमेंट के तहत पंजशेर वैली की भी बात जो है, एक पीस यहाँ पे अभी जो है किसी प्रकार का एग्रीमेंट हो जाएगा आने वाले समय में,
और उसके चलते तालिबान का जैसे पहले कंट्रोल था पंजशेर वैली को छोड़ करके, वैसा ही कंट्रोल चलेगा। देखने की बात यह है कि जितने भी ये देश हैं, चाहे वो चीन है, चाहे रशिया है, चाहे ईरान है, चाहे पाकिस्तान है, कोई भी देश अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के हालात को संभालने के लिए बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। बिल्कुल। ये जितने भी देश हैं ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक बार पीस हो जाए, उसके बाद जो हम यहाँ से फायदा उठा सकें अफगानिस्तान का किसी न किसी एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग के तहत, तो वो बाकी सब देश इस प्रकार का करेंगे। बिल्कुल। इसका जो सबसे नेगेटिव फॉलोआउट जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान में हालात कितने स्टेबल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। और क्योंकि अल कायदा, जैश ए मोहम्मद और तहरीके तालिबान और पाकिस्तान भी इसके जो तालिबान के एफिलिएट्स रहे हैं, आने वाले समय में उनके ऊपर, उनके मोराल के ऊपर इस चीज का कितना असर पड़ेगा, और जो भी उनकी लड़ाई पाकिस्तान में चल रही हो, चाहे हमारे कश्मीर घाटी में चल रही हो, उसके ऊपर जो है उसमें किस प्रकार का बदलाव आ सकता है, उसके ऊपर मैं ज्यादा सोच विचार करना चाहूंगा। क्योंकि जितने भी बाकी देश हैं वो अफगानिस्तान में तो चाहेंगे कि सिचुएशन पीसफुल हो जाए, लेकिन जरूर ये चाहेंगे, खासकर चीन और पाकिस्तान, कि हिंदुस्तान के ऊपर जो है इस पूरी घटना का दबाव बना रहे, ताकि चीन के जो मंसूबे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के, उसके जो रिश्ते हैं पाकिस्तान और ईरान को लेकर के, सर बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। दीपक जी, मैं आपसे भी दरअसल समझना चाहूंगी, आप मुझे बताइए कि पंजशेर की जंग ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं गृह युद्ध की आशंका को और ज्यादा गरमा दिया है। ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी रामेश्वर जी कर रहे थे, भारत का स्टैंड क्या होगा? क्या भारत पर भी दबाव बढ़ेगा, या फिर अभी तक जिस तरह से फूक फूक कर कदम रखे हैं, बहुत सोच समझ के भारत ने अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया है, कैसा स्टैंड होना चाहिए आगे? आपका जो सवाल है ना मैम, जवाब उसी के अंदर है, क्योंकि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो मानी जाती है दुनिया भर में कि शायद सर्वश्रेष्ठ है। 1980s में जियाउल हक साहब जो थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति, आपको याद होगा जनरल साहब, उन्होंने ट्रेन और इक्विप मुजाहिदीन को किया था। जब यूनाइटेड स्टेट्स पैसे देता था, सऊदी अरेबिया पैसे देती थी, चीन हथियार देता था। और एक बार उन्होंने ये भी कहा था, लेट अस कीप द पॉट सिमरिंग इन अफगानिस्तान, लेकिन उसको बॉयल ओवर मत होने दो, कहीं सोवियत संघ हम पे हमला ना कर दे। तो इस समय जो हम देख रहे हैं मैम, जो पॉलिसी बन रही है भारत की, और जो आप देख रहे हैं, हमने हमेशा कहा है कि हमें अफगान ओन्ड, अफगान लेड, अफगान क्रिएटेड पीस प्रोसेस चाहिए। स्टेक होल्डर सिर्फ अफगान लोग होने चाहिए। हम अपने नागरिकों को वापस ले आए हैं, वो पहला कदम था, एंड वी बीन वेरी सक्सेसफुल। दूसरा, हम देखेंगे कि कौन सी सरकार वहां पर जो प्रॉपर्ली वहां पर इंस्टॉल की जाती है, जो कंट्रोल करती है, उसके साथ फिर हम संबंध रखेंगे। ये याद रखिए कि हम लेजिटिमेट सरकार के साथ हमेशा हमारी पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं। वो किस तरह से आई हो या उसके दुश्मन कौन है, उसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि लेजिटिमेट सरकार हो, अफगानिस्तान की सरकार, बाहर से उसे इम्पोज ना किया जाए। और तीसरी चीज हम करेंगे, जब हम वहां पर हम देखेंगे एक स्टेबल गवर्नमेंट है, तो हम उनके साथ अपनी रिलेशनशिप बनाएंगे। 5 साल तालिबान 1996 से 2001 तक हमारे संबंध नहीं थे, दूतावास बंद करके हम वापस आ गए थे, जैसे अभी किया है। 2001 में फिर हमने उसे दोबारा खोला, और हम यही देखेंगे किस तरह से स्थिति डेवलप होती है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो तालिबान 2 बनेगी, जो अब सरकार आ रही है, वो किसी तरह से पाकिस्तान के जरिए आतंकवादी भारत में न भेजे, जैसे उन्होंने कोशिश की थी पहले, और हमने उनको बहुत बुरी तरह से पीटा था। तो जहां तक मेरा विचार है मैम, मुझे अब 48 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में एंड काउंटिंग। हमें कुछ खास अभी डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन अभी हम पैनिक नहीं करेंगे। हमारे पास जनरल साहब जैसे लोग हैं जो इंश्योर करेंगे कि भारत की सेफ्टी और सिक्योरिटी बरकरार रहे। ठीक है, रामेश्वर जी, ये भी समझाइए कि अर्थशास्त्र और कारोबार जो अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं वो कैसे प्रभावित होंगे, और क्या आपको लगता है कहां से तालिबान और अफगान को मदद मिलेगी? देखिए, तालिबान का जहां तक अभी का सवाल है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हमने यहाँ अफगानिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन करना कैसे। इंसर्जेंसी करके जो भी मारामारी लड़ाई के दौरान उन्होंने या इतनी जीत हासिल की है, वो एक बात है। अफगानिस्तान को गवर्न करने के लिए वहां पे जो पैसे चाहिए, वहां पे जो एड चाहिए, वहां पे जो इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, वो फिलहाल उनके पास नहीं है। जो भी देश उनके आले दिवाले हैं, चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, इन सब के बस में ये नहीं है कि उसको किसी प्रकार की फाइनेंशियल एड दे सकें
या और किसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर एड दे सकें। जहां तक वहां पे अफगानिस्तान में लेजिटिमेट सरकार की बात कही है मेरे साथी ने, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार वहां पे आए, तालिबान इतनी जीत के बाद उसका हिस्सा जरूर रहेगी। कोई भी सरकार का हिस्सा अगर तालिबान रहेगी तो मेरा ये मानना है कि भारत ने जितने भी वहां पे पीस टाइम के काम किए हैं, जैसे वहां पे पार्लियामेंट बनाया, वहां डैम बनाया, वहां रोड्स बनाई, और हम जो है अमेरिका के बाद नंबर 2 पे थे अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। मेरा ये मानना है कि उस सब को हमें खराब नहीं होने देना है। तालिबान ने भी ये इच्छा जाहिर की है कि जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है वो उनकी मदद कर सकता है नॉन मिलिट्री एरियाज में। नॉन मिलिट्री एरियाज का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो इंडिया की तरफ जरूर देखेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि अफगानिस्तान या अफगान के जो लोग हैं आज तक उनके ऊपर कोई राज नहीं कर पाया है। तो पाकिस्तान के, चीन के, ईरान के या रशिया के कोई भी मंसूबे हो, लेकिन तालिबान जो है आने वाले समय में जो भी सरकार बनती है उसका हिस्सा होते हुए बहुत ज्यादा ये लोग असर नहीं डाल पाएंगे। उसके चलते मेरा ये मानना है कुछ हद तक हमें बैलेंस बना करके ये जरूर करना चाहिए कि ताकि हम भी वहां पे अपनी लीवरेज एक रख सकें, चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ही लेकर के क्यों ना हो। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक सोची समझी रणनीति के तहत ही आगे बढ़ना होगा भारत को। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।